ये आपके सामने जो हिस्ट्री की घटना चक्र है, ये लेटेस्ट एडिशन है, 2023 का है, 24 का भी आया नहीं है। सो फिलहाल हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो हम आज जो पहला चैप्टर हम देखने वाले हैं दैट इज स्टोन एज, पाषाण काल। और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ हैं। तो मैं आपके सामने बोलता जाऊंगा। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है जो लोग खास तौर से वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में हैं या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है या वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप केवल मेरी बातों को सुनते रहेंगे तो भी आपका अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं बिल्कुल। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट्स ब्रूस फुट जो थे वो क्या थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, एक पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे। मुझे लगता है कि ये सबसे बेसिक चीज है, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ रखा है। भूगर्भ वैज्ञानिक हो गया मतलब आपके जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट, और पुरातत्वविद मतलब आपके आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, आई होप कि मैं आप लोग के लिए भी, और हिंदी तो खास तौर से, दोनों लोग को कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो ये याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसके विवरण में, ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। मतलब जो सभ्यताएं थी उस समय की, जो बस्तियां थी स्टोन एज के टाइम की, तो उस समय के लोगों के बारे में, उनकी बस्तियों के बारे में इन्होंने 1863 में एक तरीके से खोज करना स्टार्ट किया था, उनका एक्सकेवेशन शुरू किया था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। देखिए ये बात कर रहा है ट्रायोड डिवीजन की बात कर रहा है ये, कि आपका स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज, ये तीन हिस्से में डिवीजन करने वाला ऐसा कौन सा इसमें से किसने किया था, और ये कौन थे। ऑब्वियसली ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ही होंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था पूरा अगर देखा जाए तो थॉमसन थे ये। इनका फुल नेम जो है वो है क्रिश्चियन जर्गेंसन जॉर्गेंसन थॉमसन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो थॉमसन थे इन्होंने त्रियुगीय विभाजन किया था, मतलब तीन एराज में डिवाइड कर दिया था। पहला था स्टोन एज एरा, फिर कॉपर एज एरा, फिर आयरन एज एरा। स्टोन एज एरा वही है जिसका चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, कैसे मानव धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, उसने कैसे खाना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। ये सब हम स्टोन एज में देखते हैं कि सभ्यता कैसे बनी है। सभ्यता के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता और बाकी सभ्यताओं के बारे में, लेकिन पहले स्टोन एज में हम देखते हैं कि मानव जो है उसने खाना पीना कैसे शुरू किया, पहली बार कौन सा अनाज उगाया, पशुपालन कब शुरू किया। तो ये हम आगे देखेंगे। ये बता रहे हैं कि डेनमार्क के कोपेनहेगन जो संग्रहालय है उसमें 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, तो 1836 में इन्होंने इसका विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, और 1818 एंड 1820 ईस्वी में रिपोर्ट आई थी आयोग की कि सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मतलब ये पूछ रहा है जो एक्सकेवेशन हुई थी साइट्स की, ठीक, उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है, जिनको पशुपालन का नहीं पता, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हमको याद रखना है। इसका आंसर है हमारा मध्य पाषाण काल के लास्ट में, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ मीजोलिथिक एरा, ठीक। बस इसको देख लीजिए, बाकी याद रखिएगा आदमगढ़ नर्मदापुरम में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भारत में मिलते हैं पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिलते हैं वह स्थान है। अभी मैंने आपको बताया आदमगढ़ और बागोर। यहाँ पे ऑप्शन में केवल आदमगढ़ दिख रहा है, तो केवल आदमगढ़ को हम टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अब देखिए हड्डी के उपकरण तो कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये हमको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। जैसे चोपनी मांडो है, काकोरिया है, सराय नहर राय है और महदहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है, महदहा से भी और सराय नहर राय से भी। महदहा और सराय नहर राय दोनों ही प्रतापगढ़ जिले में आते हैं, यूपी में। अब नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। मतलब बोन्स एंड हॉर्न मेड टूल्स, ठीक। जीआर शर्मा जी थे जिन्होंने महदहा में एक्सकेवेशन के आधार पे इसको 3 हिस्से में बांट दिया था। जीआर शर्मा जी थे जिन्होंने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जिसमें एक झील क्षेत्र है, लेक, एक है बूचड़ खाना दैट इज स्लॉटर हाउस, और एक है आपका संकुल क्षेत्र, और एक है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था, दैट इज ग्रेवयार्ड। तो जीआर शर्मा जी के हिसाब से महदहा में एक हो गया आपका बूचड़ खाना स्लॉटर हाउस, एक हो गया झील लेक, और एक हो गया आपका कब्रिस्तान दैट इज ग्रेवयार्ड। बूचड़ खाने वाले हिस्से से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए, मतलब ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स पाए गए बूचड़ खाने से, मतलब आपका स्लॉटर हाउस के पास से। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले, मतलब कम मात्रा में, अल्प का मतलब होता है छोटी मात्रा में। हमारा देखिए 6 क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सराय नहर राय, महदहा, लेखहिया से, चौपानी मांडो से। तो हमारे हमने अभी ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सराय नहर राय से और महदहा से मिले हैं। देखिए अब क्योंकि आप सीधे क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपको ये जानना होगा कि लेखैया से नहीं मिले और चौपानी मांडो से नहीं मिले। तो ये थ्योरी में आप जब पढ़ के तैयार करेंगे, बेसिकली हम पढ़ते क्या है, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि हड्डी के आभूषण कहाँ से मिले, तो क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ से मिले हैं, तो हमें पता है इसका आंसर। लेकिन यहाँ भी हो सकते थे ना, यहाँ भी हो सकते थे, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल हमको पता है कि आंसर ए और बी दोनों है, और जनरली ऑप्शन 2 टिक करने का नहीं आता है ओएमआर में। ओएमआर में तो आपको केवल एक ही आंसर लगाना होगा। तो ऐसे केसेस में आयोग जो है आपको प्लस कर देता है, या तो उस क्वेश्चन को नल कर देता है। आप ये कोशिश करिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं पेपर दे रहा हूँ और ओएमआर मुझे भरना है, तो मैं तो ए और बी दोनों लगा दूंगा। क्वेश्चन ऑप्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि 90% केसेस में, क्योंकि महदहा से ज्यादा मिला था,
यहाँ से ज्यादा था और यहाँ से अल्प मात्रा में था सारा नहर राय से। तो इन दैट केस मैं सोचूंगा और मैं आंसर लगाऊंगा बी, मदहा। ठीक। उसका कारण ये है कि मदहा से एक भारी मात्रा में हमको ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, प्लस वहां पे आपके कई कई प्रकार के वो भी मिलते हैं, ब्यूरियल्स। तो मैं ये मान के बी को आंसर लगाऊंगा। बाकी आयोग जो है वो तो अगर इसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं तो वो आपका आंसर सही कर देगा या नल कर देगा, उस क्वेश्चन को हटा देगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पैसरा, बीरभानपुर, लेखहिया, मादहा। अब ये यूपी आर ओ मेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको यूपी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको मैप का इसका अंदाजा हो पाएगा कि यूपी में किन किन जगहों की बात हो रही है। हालांकि इसमें एक आध जगह बिहार की भी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने ये मैप बना लिया एक नॉर्थ साउथ करके, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट बात कर रहा है ना, पश्चिम से पूर्व। ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा चौथा नंबर, दैट इज महदहा। महदहा ये भी आपका यूपी प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ यूपी, ठीक। ये मान लीजिए कि कहीं इस पोजीशन पे है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपका आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे विकल्प में देखिए क्या दे रखा है, मादहा। उसके बाद लेखहिया जो कि मिर्जापुर में है, ठीक है। लेखहिया, जैसे लेखहिया की पोजीशन मान लीजिए मिर्जापुर में, यूपी साउथ में आपने बना दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका पैसरा बिहार, ये पैसरा हो गया। और फिर बंगाल, बंगाल जो कि आपका ईस्ट में ही है पूर्णतः, बीरभानपुर। तो इस तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप स्किप कर सकते हैं इन केस, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस इस टाइप के दिए हुए हैं जो शायद सारे साइट्स के नाम आपको ना पता हो। बेसिकली आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आप मोटी मोटी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोकेशन इतना नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बेटर रहेगा अवॉइड कर दें अगर आपको लोकेशन ज़्यादा क्लियर ना हो तो। क्योंकि लेखैया और ये मादहा दोनों ही यूपी के पार्ट है, और यूपी में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। हो सकता है इसमें अगर सराय नहर राय भी दे देता ऑप्शन में तो आपको दिक्कत हो जाती। तो ऐसे क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। देखिए ट्रिपल ब्यूरल की बात कर रहा है, ठीक। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन दे रहा है सराय नहर राय, दमदमा, महदहा और लंगनाज। देखिए अभी महदहा से और सराय नहर राय से हम लोगों ने टूल्स ऑर्नामेंट्स की बात की थी, यहाँ से ज्यादा था, यहाँ से अल्प मात्रा में था। लेकिन दमदमा की अब हम बात करेंगे। दमदमा में देखिए टोटल हमें दमदमा में 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इसमें से 5 जो हैं ये आपके युग्म शवाधान है, दैट इज कपल ब्यूरियल। 5 हमारे कपल ब्यूरियल हैं, ठीक। एक शवाधान में 3 मानव कंकाल मिले हैं, मतलब एक यहाँ पे हमको मिल जाता है ट्रिपल ब्यूरियल। और बाकी रेस्ट जो है वो सिंगल ब्यूरियल है। तो दमदमा में हमको याद रखना है कि 41 हमारे हैं ब्यूरियल, जिसमें से 5 कपल ब्यूरियल है, एक आपका ट्रिपल ब्यूरियल है, और बाकी रेस्ट जो है वो सारे सिंगल ब्यूरियल्स हैं। 9th नंबर देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि जो है सॉरी कृषि जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहा है ये, ठीक है। क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने वाला
कार्य। ठीक, तो इसका आंसर जो हमारा है ये हो जाएगा नियोलिथिक। सर्वप्रथम हुई थी हमारी नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एरा में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पहली बार चालू हुआ था। यह वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने पहली बार खाना, अनाज, कुकिंग जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, अफ्रीका से आए थे ये होमो इरेक्टस, और इन्होंने पहली बार खाना पकाने वाला प्रक्रिया चालू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 10th क्वेश्चन है ये है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। देखिए, होमो इरेक्टस की बात की थी मैंने, हमें भारत में जो है नर्मदा घाटी में मिलता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी, नल्लमाला पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी और नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है ये आपका हथनौरा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुई। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। 1982, 1982, अरुण सोनकिया जी ने भारत में, इंडिया में फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन पता लगाया था, जो था आपका हथनौरा में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये हम लोग को याद रखना है। नर्मदा घाटी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि नर्मदा घाटी से ही संबंधित है आपका हथनौरा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, अब हमारा आ गया 11वां क्वेश्चन। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। फिर से वही आ गया हमारा घूम फिर के, सी हो जाएगा आंसर, नर्मदा घाटी। गंगा नदी दिया है, यमुना घाटी दिया है, ताप्ती घाटी दिया है, नर्मदा घाटी दिया है, तो नर्मदा घाटी हो जाएगा। अफ्रीका से आए थे ये लोग पहले। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, जो मानव ने सबसे पहले अनाज पाया झाड़ी के रूप में, जंगल के रूप में, वो था जौ। जौ आंसर आपको याद रखना है। कहीं जब दो अनाज की बात करेगा तो जौ और धान हो सकता है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जैसे जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। ठीक है, अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम बार्ली, जौ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास गेहूं, वीट भी उगाया जाने लगा। तो मतलब ये देख लीजिए, 8000 बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है ये। तो हमको जो सबसे पहला अनाज मिला इंसान के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा जो पहला अनाज मिला है वो है जौ। कहाँ मिला है? मेडिटरेनियन सी के आसपास के क्षेत्रों में, या वेस्टर्न एशिया के। ठीक है, उसके बाद वहां पे वीट की भी प्रोडक्शन होने लगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कृषि की बात मैंने की है तो देखिए, मेहरगढ़ का नाम सबसे पहले आ जाता है। मेहरगढ़ में आपको मिल जाते हैं धान के कुछ साक्ष्य। लहुरा देव एक
बाद में खोजी हुई जगह है, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश से है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लौरा देव बाद में एक लेटेस्ट जगह है, जहाँ से हमको पता चला कि उससे भी पहले हमें वहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के। तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। लहुरा देव जो है आपका ये संत कबीर नगर में है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जौ के साथ उसको मैंने जोड़ा था धान को। धान मतलब चावल हो गया, राइस से आपका मतलब हो गया। तो लहुरा देव जो है यहाँ पे आपको 9000 से 7000 के बीच में किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? चावल के। और वही जो आपका मेहरगढ़ था बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, उसमें आपको 8000 लमसम ईसा पूर्व के आसपास आपको क्या मिल रहा था? वीट मिल रहा था, गेहूं। तो एक तरीके से गेहूं और इसमें कंपटीशन हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया है तो लहुरा देव ही आप लगाएंगे, अदरवाइज हमेशा आंसर मेहरगढ़ होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा ये चीज, ये फैक्ट है कि जब आपसे क्वेश्चन में लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों देगा तो लहुरा देव आंसर बनेगा। लेकिन अगर लहुरा देव नहीं रहता है तो आंसर हमेशा मेहरगढ़ बनेगा। अब हम आ गए हैं अपने 14th नंबर क्वेश्चन पे। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके बारे में देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थ्योरीज को अगर हमने पढ़ा है तब तो हम थोड़ा गेस कर सकते हैं। अब जैसे इसमें ऑप्शंस दे रहा है ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मेहरगढ़। अभी तक देखिए जो चर्चा चलती रही वो हमारी मेहरगढ़ की चली है, कृषि के और क्या कहते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को लेके आदमगढ़ हो गया। ये सारी जगह अभी तक चर्चा में रही हैं। तो अगर देखा जाए अभी तक की चर्चा के हिसाब से तो ब्रह्मागिरी तो हो नहीं सकता, बुर्जुम हो नहीं सकता और कोल्डिवा भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे यहाँ सीधे से मेहरगढ़ बन जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जबकि लौरा देव भी ऑप्शन में था। अगर लौरा देव यहाँ होता तो हम लौरा देव ही लगाते। खैर, अब यहाँ पे जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि इसकी थ्योरी काफी मतलब देखा जाए तो अपने आप में एक डीप इतिहास है इसका पढ़ने लायक। तो बुर्ज़होम जो है ये आपका कश्मीर के साइड में था, नॉर्थ साइड में। तो ऐसे ही हर साइड के बारे में अलग अलग आपको थोड़ा सी जानकारी लेने के लिए अलग से पढ़ना होगा, बट ये क्वेश्चन सीरीज है। तो फिलहाल भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से मिलते हैं इन चार ऑप्शन में। सिमिलरली 15 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक। तो मुझे लगता है आपको आंसर पता होना चाहिए, मेहरगढ़ हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो अपने मन में एक मैप बना लीजिए ऐसे नॉर्थ साउथ करके। तो पूछ रहा है नवपाषाण युग में, नियोलिथिक की बात कर रहा है ये, नियोलिथिक एरा में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी मतलब हो गया ये वाला डायरेक्शन आपका, अगर आप स्क्रीन पे हैं तो। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी देखिए ऑप्शन आप देख रहे हैं, मुंडीगाक, दम्ब, सादत, अमरी, बालाकोट और मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ हमारा ऑप्शन है ये आपका सटीक ऑप्शन है। जब आप नॉर्थ वेस्ट साइड में चलोगे, ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया, बलूचिस्तान वाला, तो आंसर आपका मेहरगढ़ हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक, मेहरगढ़। 17 क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। अब देखिए, जब पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ जोड़ देता है तो अगर लौरा देव भी दिया हुआ है तो भी आप मेहरगढ़ ही लगाओगे। ठीक है, मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। 18th, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं।
पहला पूछ रहा है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, अभी तक जितनी भी हमने चर्चा की है उसमें यूपी की 3 जगह हमको मिल चुकी, दमदमा, ठीक है, सराय नहर राय, 3 के 4 हो गई हैं। लहुरा देव भी आपका संत कबीर नगर में है। फिर आपका हो गया महदहा। तो यूपी के तो खैर कई साइट्स हैं एंशिएंट साइट्स में अगर देखेंगे तो हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के जो एक्सकेवेशन साइट्स हैं उसमें ग्लोबल लेवल पे कृषि के, एग्रीकल्चर के काफी एंशिएंट एविडेंसेस मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। देखिए, मैंने आपसे कहा था जो सबसे पहले मिले हुए मतलब अराउंड 9000 तक का अप्रोक्स मान लो, बीसी के आसपास जो हमको अन्न मिले हैं वो हैं बार्ले, दैट इज जौ, और चावल, दैट इज राइस। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका होने वाला है 1 और 2 दोनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप अभी कान में ईयरफोन लगा के मेरी बातें सुन रहे हैं तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। 19th, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। पूछ रहा है कि स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था एक होमो इरेक्टस करके प्रजाति है जो आपकी अफ्रीका से भारत की तरफ बढ़ी थी और उसने खाना पकाना और ये सारी चीजें की थी। तो अगर देखेंगे आप तो दिए गए ऑप्शन में धौलावीरा, कालीबंगा, किले गुल मोहम्मद और मेहरगढ़। तो देखिए, धौलावीरा, कालीबंगा आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में मिलने वाला है। किले गिल मोहम्मद भी अन्य चैप्टर्स में मिलेगा, लेकिन मेहरगढ़ जो है ये आपका एंशियंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो ऑड वन आउट वाली चीज हो गई, तो मेहरगढ़ आंसर आप लगा दोगे। थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान की कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व और 3500 ईस्वी पूर्व। वही है जो आपका एक टेन्योर दिया हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उसके भी पुराने अगर जाएंगे तो मेहरगढ़ सबसे पुराना है इन सब दिए गए ऑप्शंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथनों निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा आदमगढ़ और बागौर मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए बागौर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो हम बागौर लगा देंगे। और भी है औदे, बोरी, लखनिया, तो इसमें हमें नहीं जाना है, हमें आदमगढ़ और बागौर याद रखना है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए, चैल्कोलिथिक अंग्रेजी शब्द आ गया यहाँ पे, अंग्रेजी वाले लोग इसको अच्छे से जोड़ सकते हैं। चैल्कोलिथिक बेसिकली कॉपर एज के बाद, ठीक है, और स्टोन एज की कहीं मध्यांतर की जगह को चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो ताम्र पाषाण उसको बोलेंगे, ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इंग्लिश शब्द है तो ये तो ऑलरेडी आप लोग अपने हिसाब से जोड़ ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है RAS राजस्थान का, 2021 के प्री का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजस्थान ओरिएंटेड क्वेश्चन है,
तो अगर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आंसर केवल टिक लगा लेने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी भी इसकी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं पूरी थ्योरी आपको समझा देता हूँ। अहाड़ जो है ना, वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल कही गई है। अहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे, मतलब इनको कृषि भी आती थी और ये लोग पशुपालन भी अच्छे से जानते थे, और ये ताम्र पाषाणिक काल के हैं। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे, मतलब तीन क्रॉप्स ऐसी हो गई जिनसे ये परिचित थे। अहाड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान था। ठीक है, तांबा वाला, ताम्बवती भी मिलता है, अहाड़ का मतलब एक दूसरा नाम तांबावती भी बता दिया इन्होंने, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था। तांबा मतलब यहाँ पे कॉपर की हम बात कर रहे हैं, कॉपर स्टोनेज। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार कर लेते थे। अब देखिए, जब कॉपर वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिल रहा है तो मतलब कि ये लोग कॉपर का यूज करना अच्छे से जानते थे। धातु का काम अहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। देखिए इकोनॉमी की बात हो गई तो अहाड़ वासी जो थे, इनका इकोनॉमी का स्रोत था धातु गलाना। ये आपका अगर मेंस में टॉपिक आ जाए तो एक एक खंड बना लेंगे आप इसको। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है। रेड ब्लैक पॉटरीज, इंग्लिश वाले इसको नोट रखें, इंग्लिश रेड ब्लैक पॉटरीज भी यहाँ से मिली हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। व्हाइट कलर की ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हैं, व्हाइट कलर के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं। अब चलिए आप ऑप्शन पे। ठीक है, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही हो गया पहला स्टेटमेंट। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत हो गया। ये लोग चावल, जौ और गेहूं से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल करेक्ट। चौथा हो गया, यहाँ से काले लाल रंग के मेजबान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, मतलब आपका हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। चलिए 23rd क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब कौन सी ऐसी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पे स्टोन एज कल्चर से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब जो रिमेनिंग्स हैं वो आपकी हड़प्पा और स्टोन एज दोनों की मिली है वहां से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दे रहा है आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी, कालीबंगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे काफ़ी फाइंडिंग्स हुई हैं। इसकी डिटेल फिर से वही दी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसको नोट कर लीजिए।